गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हिंदी ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट, उस चैप्टर में था भाषा क्या है, भाषा के कितने भेद हैं, भाषा के कितने रूप हैं और बोली क्या है, यह सब हमने पढ़ा। तो आइए उसको रिवाइज करते हुए उसके आगे का भाग इसमें देखते हैं। पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि भाषा क्या है। भाषा क्या है बताइए, भाषा क्या है? जिस माध्यम के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक है, उसको भाषा कहते हैं। अब भाषा के कितने भेद होते हैं, अब भाषा के कितने रूप होते हैं, तो उसमें बताया गया था भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 रूप? एक था मौखिक भाषा और दूसरा था लिखित भाषा, और तीसरा रूप था उसका सांकेतिक भाषा। ठीक, यही भाषा के 3 रूप पिछले वीडियो में बताए गए थे। जितना आपको पता ही होगा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। और इसके साथ में बताया गया था व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण क्या होता है? जिस माध्यम के द्वारा व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा का शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आदि आ जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या है यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। इतना आप कम से कम जानते रहिए व्याकरण क्या है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया, इसमें भी बता रहे हैं, आप इसको एकदम लर्न कर लीजिए। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना आ जाता है। ठीक, यह व्याकरण हो गया। उसके बाद था राष्ट्रभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, राजकीय भाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, यह सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप इसके लिए पिछला वीडियो देख सकते हैं। और साथ में था बोली क्या है, बोली किसे कहते हैं। तो पिछले वीडियो में बोली के विषय में भी बताया गया था कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। तो इसके विषय में विस्तृत रूप से जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं मानक भाषा। आगे है उसके मानक भाषा। व्याकरण के नियमों से अनुशासित भाषा, ऐसी भाषा जो व्याकरण के नियमों से अनुशासित हो उसको कहते हैं मानक भाषा। व्याकरण के नियमों से अनुशासित भाषा को कहते हैं मानक भाषा, मतलब मान्यता प्राप्त भाषा। ठीक है, अब आगे इसमें दिया गया है हमारे चैप्टर में भाषा का महत्व। भाषा का महत्व, भाषा का महत्व। किस भाषा का महत्व? हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा के क्या महत्व हैं? हिंदी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा भी जाता है। जो हम बोलेंगे उसी को लिखेंगे भी, जबकि अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं है। ठीक है, हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें जितना बोला जाता है या जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यह इसका हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा महत्व इसका है, इसमें विपुल शब्द भंडार है, मतलब इसके शब्द भंडार में बहुत सारे शब्द इकट्ठे किए गए हैं। यह इसका दूसरा महत्व है। इसका विपुल शब्द भंडार है, बहुत बड़ा शब्द भंडार है, यह भी इसका एक महत्व है। और तीसरा महत्व इसका है हिंदी भाषा का, यह सरल है, व्यवहारिक है और जल्दी समझ में आ जाने वाली है। इस तरह इसके कुछ और सारे महत्व दिए गए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट 3-4 महत्व विषय हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, अभी इसमें एक चीज़ रह गया है, लिपि। क्या रह गया है?
लिपि। हमने भाषा पढ़ा, बोली पढ़ा और मानक भाषा पढ़ा, लेकिन अभी तक लिपि नहीं पढ़ा। तो हमको इसमें लिपि आगे पढ़ना है। लिपि क्या होता है? लिपि क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए हमको हिंदी भाषा कोई वर्ण लिखना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए क लिखना है, मुंह से हम बोले क, ठीक, तो कैसे हम उसको लिखें, किस संकेत रूप में लिखें कि लोग समझ जाए कि नहीं यही जो है क है। तो यही संकेत रूप में जो लिखा जाता है यही उस भाषा की लिपि कहलाता है। जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं उनका संकेतक चिन्हों में लिखा जाना ही लिपि कहलाता है। अब लिपि की डिफिनीशन में ध्वनियों को लिखने के लिए, ध्वनियों मतलब मुंह से निकले वर्णों को, अक्षरों को लिखने के लिए, ध्वनि वर्ण अक्षर तीनों एक ही चीज़ें हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रतीक चिन्ह क्या है? जैसे हमारे मुंह से निकला क का प्रतीक चिन्ह क्या बनाया गया? ये बनाया गया, ठीक है। हमारे मुंह से निकला ख के लिए प्रतीक चिन्ह ये बनाया गया। हमारे मुंह से निकला ग के लिए प्रतीक चिन्ह ये बनाया गया हिंदी में, ठीक। तो इन प्रतीक चिन्हों को, ध्वनियाँ जो हमारे मुंह से निकली क ख ग, उनको लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया यही लिपि होता है, ठीक। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाता है। अब एक क्वेश्चन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार जगह जगह पूछा जाता है कि हिंदी भाषा जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। और हिंदी के साथ साथ हम अंग्रेजी भाषा भी पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू जो है वह अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा अरबी फारसी, अरबी फारसी, फारसी, ठीक। उर्दू भाषा अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह हमारे बुक में दिया गया है। आप वीडियो को देखें, साथ में अपनी बुक को खोल के देखें तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक। अब आगे है इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, और लास्ट में बताया गया है, बता रहे हैं साहित्य क्या है। साहित्य क्या है तब हमको समझना है साहित्य क्या है। कोई भी भाषा हो, हर भाषा के अपने अपने विद्वान होते हैं, अपने अपने जानकार होते हैं। तो प्रत्येक भाषा, कोई भी भाषा चाहे जो भाषा हो, उसके विद्वानों द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध करके सुरक्षित रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। विद्वानों द्वारा, जानकारों द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध करके सुरक्षित रखा जाता है उसको कहते हैं साहित्य, ठीक। अब साहित्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है गद्य साहित्य और दूसरा होता है पद्य साहित्य। गद्य साहित्य, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, ठीक। तो गद्य साहित्य क्या होता है? जब हम अपने मनोभावों को साधारण भाषा में व्यक्त करते हैं या साधारण भाषा में लिखते हैं, जो हमारे मन में चल रहा है, हमारे मनोभाव क्या हैं, यदि हमको लिखना हो, जब हम उसको साधारण भाषा में लिखते हैं तो उसको कहते हैं गद्य साहित्य। और वही मनोभाव जब हम काव्य के रूप में लिखते हैं, जब हम काव्य के रूप में लिखते हैं तो उसको कहते हैं पद्य साहित्य। पद्य साहित्य। जब हम साधारण रूप में अपने मनोभावों को लिखते हैं तो उसको कहते हैं गद्य साहित्य, और उन्हीं मनोभावों को जब हम काव्य के रूप में लिखते हैं तो उसको कहते हैं पद्य साहित्य। तो इस तरह
हमारा यह चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, जो कि सभी कक्षाओं सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है इसको पढ़ना। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट एक पार्ट पिछले वीडियो में था, दूसरा पार्ट इस वीडियो में है। पिछला पार्ट और इस पार्ट दोनों को पढ़ना, देखना, समझना। जहाँ पर भी जो भी दिक्कत आए वह हमको सूचित करना, हमसे पूछना, उससे रिलेटेड प्रश्न हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर में।